नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में कुदरत ने अपना कहर लोगों पर एक बार फिर से बरसाया है और इसी क्रम में देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फट चुका है, जिसकी वजह से तबाही मच चुकी है और हड़कंप मचा हुआ है। पास के कारलीगढ़ इलाके में भारी नुकसान भी हुआ है। तेज बहाव में कई दुकानें बह चली हैं और 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में इस समय जुटी हुई हैं। देहरादून के पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर में बारिश के चलते भयंकर जल प्रलय आ गई है और इसके बाद मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति भी बह गई है। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर संतोषी माता मंदिर टपकेश्वर को जोड़ने वाला गोरखा रेजिमेंट द्वारा 1962 में बना पुल भी अब बह गया है। वीरपुर और आर्मी क्षेत्र के पीछे के भाग का संपर्क भी कट गया है। वहीं रुद्रप्रयाग में देर रात्रि से लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा के पास मार्ग भी बाधित हो चला है। आपको बता दें कि यहाँ पर ऊपर पहाड़ी से निरंतर पत्थर गिरते हैं और कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड की अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय हो चुकी है और बहाव में बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी देहरादून जनपद के अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय विधायकगण और वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ उपस्थित रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा न हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत ही लोगों को मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ में खड़ी है। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस व स्थानीय प्रशासन लगातार इस समय सक्रिय है। रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं। उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है। उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय। देहरादून के पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें लगभग 200 छात्र छात्राएं फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को प्राप्त हुई है। सूचना पर एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय देहरादून से एक रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू अभियान संचालित किया गया है। जल भराव के बीच टीम ने अत्यंत सूझबूझ एवं तत्परता से कार्य करते हुए सभी 200 छात्र छात्राओं को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है और सुरक्षित स्थानों पर इन छात्र छात्राओं को पहुंचाया गया है। वहीं एसडीआरएफ उत्तराखंड द्वारा ये रेस्क्यू अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि देहरादून के पौंधा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर में
जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें लगभग 200 छात्र और छात्राएं फंसे हुए थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एसडीआरएफ की टीम छात्रों को रेस्क्यू कर रही है। सूचना पर एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय देहरादून से ये रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना की गई थी और टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू अभियान संचालित किया गया है। जलभराव के बीच टीम ने अत्यंत सूझबूझ और तत्परता से कार्य करते हुए सभी 200 छात्रों और छात्राओं को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया है और उन्हें अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है और बुरी तरह से अब लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी का जल स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। प्रशासन ने नदी के बीच में फंसे 3 व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश में सुबह से हो रही बारिश के कारण चंद्रभागा नदी अपने उफान पर आ गई। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया, जिसमें कई वाहन फंस गए थे। इस दौरान नदी के बीच में फंसे 3 व्यक्तियों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एसडीआरएफ की टीम ने तेजी दिखाते हुए सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया है। उत्तराखंड पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर चंद्रभागा नदी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी शेयर किया गया है। इसके अलावा मुनिकिरेती क्षेत्र में खारा स्रोत के पास सड़क पर मलबा आने से कई वाहन फंस गए हैं। साथ ही पीडब्ल्यूडी तिराहे से आगे एक बड़ा पेड़ गिरने के कारण सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ टीम और प्रशासन ने मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया है ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। आपको बता दें कि इसके साथ ही प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी है, यानी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है प्रशासन की तरफ से और स्थानीय प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा रहा है। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन। तस्वीरें आपके सामने। लगातार हो रही भारी बारिश ने विकासनगर क्षेत्र में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियों का जल स्तर उफान पर आने से कई गांव और कॉलोनियों तक पानी घुस चुका है। देर रात तक पुलिस और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाने की चेतावनी दी गई है। वहीं झाझरा और बंशीवाल गांव में कई घरों में पानी भर गया है। नदी किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में भी पानी घुसने से लोग अपने परिवार और सामान को बचाने में जुटे हुए हैं। कई परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जा चुका है और प्रेमनगर स्थित उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के पास बना पुल तेज पानी के दबाव से टूट गया है, जिससे देहरादून चक्राता मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। पुल के पास सड़क का हिस्सा भी पानी में बह चुका है, जिसके चलते यातायात अब घंटों से ठप पड़ा हुआ है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्र में फंसे लोगों को खासी परेशानियां देखनी पड़ रही हैं। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण कई कॉलोनियों में पानी घुस चुका है और घरों के भीतर पानी भर जाने से लोग ऊंचे स्थानों पर अब शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मानसून के दौरान चारधाम यात्रा पूरी तरह से चरमरा गई है। इस दौरान चारधाम से जुड़े कारोबारियों की रोजी रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है और यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने इस मुद्दे पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय डोभाल का कहना है कि चारधाम यात्रा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सरकार की सुनियोजित साजिश भी है। संजय डोभाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस मनमाने तरीके से कार्यवाही करती है और स्थानीय नेताओं की शय पर लोगों को परेशान किया जाता है। पंचायत और निकाय चुनाव में भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं और उन्होंने नौकरशाही पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है और जिला स्तर पर प्रस्तावों को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि डोभाल का आरोप है कि उत्तरकाशी में भ्रष्टाचार चरम पर है और इन सब मुद्दों को लेकर वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ 22 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे।
पहले बता चुका हूं कि जैसे 2 साल से जिला योजना होता है एक मद जिसपे होता है 2 साल से एक भी प्रस्ताव पे हमारे वहां पे, क्योंकि वहां पे ऐसे अफसर सरकार के द्वारा हमारे को परेशान करने के लिए भेजे गए हैं। अभी भी जो वहां पे चाहे लॉ एंड ऑर्डर पे है, ये स्पेशल हम ही को टारगेट करके ये चीजें हो रही है। 2 साल हमें ना तो जिला योजना निधि से हमें कुछ मिला है, मतलब हमारे प्रस्ताव पे कोई पैसा आवंटन हुआ है, ना खनन पे न्यास पे एक खनन का जो पैसा आता है उससे उसका भी करोड़ों रुपए बटा, पर हमें आपदा के जो हमारे प्रस्ताव थे तो सीधे दरकिनार कर दिए गए हैं। तो अगर हमने उस तत्कालीन जिलाधिकारी से ये बातें बोली तो उन्होंने बोला विधायक जी करेंगे करेंगे, वो वहां से चले गए, पर हमारे कोई प्रस्ताव 2 साल में किसी भी प्रस्ताव पे या किसी कार्य पे, मैंने ये भी बोला था कि क्या हम अगर विधायक निधि बांटने के लिए हम केवल विधायक हैं तो वैसे वो कर लीजिए। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान का आगाज कर दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों की हेराफेरी और चोरी कर रही है, उसके बाद से ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी मुखर हुई है, जो कि अब जन आंदोलन बन चुका है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस अभियान में 5 लाख लोगों के हस्ताक्षर कराकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को सौंपेगी। आज उत्तराखंड में भी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है और 15 अक्टूबर के बाद प्रदेश अध्यक्ष हस्ताक्षर एकत्रित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे, जो कि चुनाव आयोग को दिए जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कर्नाटका की एक लोकसभा सीट में किस प्रकार से एक विधानसभा में 1 लाख से ज़्यादा वोटों की हेराफेरी, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट वोट बना करके किस प्रकार से वोटों की चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कर रही है, इसका खुलासा जब हुआ, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद किया और वोट चोर गद्दी छोड़ का ये नारा अब आगे बढ़ते बढ़ते एक जन आंदोलन बन रहा है। इस जन आंदोलन के दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इस हस्ताक्षर अभियान में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा करके कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को सौंपेगी। आज उत्तराखंड में भी इसका श्री गणेश कर दिया गया है। हम लोग आज सिग्नेचर कैंपेन या मुख्यालय में हमने जो शुरू किया है, इसको पूरे प्रदेश के 27 के 27 संगठनात्मक जनपदों में 70 की 70 विधानसभाओं में 5 लाख सिग्नेचर कराने का हमारा कार्यक्रम है। विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक बनाने की जिम्मेदारी अब भाजपा संगठन ने युवा चेहरों को सौंप दी है। लंबे मंथन के बाद संतुलन के साथ भाजपा की नई टीम घोषित की गई है। इसमें पहाड़ मैदान के संतुलन के साथ ही सांसदों की हिस्सेदारी भी नजर आई है। लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज रहने वाली भाजपा के लिए अब तीसरे विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने खड़ी है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व के साथ संगठन ने इस बार नई टीम के चुनाव में लंबा मंथन किया है। वहीं हैट्रिक लगाने के लिए सभी समीकरणों को साधते हुए पदाधिकारियों का चयन कर लिया गया है। कई पुराने चेहरों पर संगठन ने लगातार भरोसा बनाकर रखा है, तो कई ऐसे चेहरे भी लाए गए हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन से जुड़े हुए थे। सांसदों के करीबियों के नाम भी इस सूची में शामिल होने से ये भी तय हो चला है कि उनकी भागीदारी भी इस सूची में शामिल है। उनके करीबियों को अहम पदों पर मौका दिया गया है। वहीं संगठनों में पहली बार महिला महामंत्री के पद पर दीप्ति रावत को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही 2 मंत्री और 2 उपाध्यक्ष पद पर महिला नेताओं को मौका दिया गया है। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो ज्यादातर पदाधिकारी 40 से 50 की उम्र के बीच के हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि युवा, महिला और अनुभवी पदाधिकारियों की ये टीम मिशन 2027 को फतेह करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। इस अवधि में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ मां के नाम, प्रदर्शनी और संवाद कार्यक्रम सहित विविध आयोजन शामिल होंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 75 शहरों में मोदी विकास मैराथन भी आयोजित करने की योजना बनाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की उपलब्धियों और सेवा कार्यों को दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी सभी जिलों में लगाई जाएगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से भाजपा आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत अभियान की शुरुआत भी करेगी। यह अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग के साथ सम्मेलन किया जाएगा। कला, साहित्य, खेल, शिक्षा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में योगदान देने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के साथ संवाद कार्यक्रम भी किया जाएगा। देखिए, अभी सेवा पखवाड़ा की निरंतर बैठकें चल रही हैं और 17 तारीख हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम होंगे, जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्लों में जाके स्वच्छता कार्यक्रम करेंगे। हम स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें और उस स्वास्थ्य शिविर में किसी भी प्रकार की जैसे पर्ची कटती है या कुछ होता है, निःशुल्क, वो पूरी तरह से निःशुल्क होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ लें। इसके लिए जनता तक वो विस्तार मतलब सूचना दी जाएगी कि लोग उसका लाभ लें। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला सम्मेलन में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों का राज्य स्थापना के 25 वर्ष बाद भी समाधान न होने पर चिंता जताई गई है। कहा गया है कि पलायन रोकने को ठोस नीति, राजधानी गैरसैंण बनाने और प्रदेश में सख्त भू कानून, मूल निवास परिसीमन, कई अहम मुद्दों पर सरकार मौन बनी हुई है, जिससे लोगों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। सम्मेलन में जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। पत्रकार साथियों को भी पता है कि हमारे जो है द्विवार्षिक अधिवेशन जो है उस समय चल रहा है और ब्लॉकों से लेकर जिलों में जो है जब सभी जो उत्तराखंड की हमारी जनपद इकाइयाँ हैं सभी जगह आज जो है जिला सम्मेलन की जो है तिथि घोषित हुई है और 15 तारीख कल तक जो है सभी जिलों में जिला सम्मेलन हो जाएंगे, जिसमें जो है नए जिला अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ जिला कार्यकारिणी का गठन होता है। उत्तराखंड के अंदर का द्विवार्षिक महाअधिवेशन है। अधिवेशन में एक तो नई कार्यकारिणी का गठन होगा और इस अधिवेशन के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड में एक मैसेज देना चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, बहुत छल दिया है, लोगों को बहुत छलावा कर दिया है। अब हम ये इससे संदेश देना चाहते हैं कि सारे नौजवान सड़क पर बेरोजगार हैं, देख लीजिए इनकी हालत, और इनकी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं लुभाने वाली, ये सब खत्म हो चुकी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सैन्य धाम का कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है और ये कार्य सब पूरा होने के बाद जल्द ही इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य धाम को बनाने के लिए सभी शहीद सैनिकों के घरों से मिट्टी इकट्ठा की गई थी, जिसके लिए सैनिक सम्मान यात्रा निकाली गई थी। उस दौरान कुछ शहीद सैनिकों के घर छूट गए थे, जहां तक ये यात्रा नहीं पहुंच पाई थी और उनका सम्मान नहीं हो सका था। अब सैन्य धाम का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए सैन्य धाम के लोकार्पण से पहले बचे हुए सभी सैन्य परिवारों के सम्मान के लिए एक बार फिर से सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी और उन सभी परिवारों को लैंसडाउन में सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।